हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सिंपल अगर हम समझें तो इलेक्ट्रो फिजिक्स में भी पढ़ते हो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ पे, और केमिस्ट्री का यहाँ पे मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे को कैसे रिलेट करती है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वही टॉपिक हम उसी को मिला के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हमें डिफाइन करना हो या उसको समझना हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स with conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. It is also deals with conductance of solution. ठीक है, तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन या ऐसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डील होती है, उससे हम रिलेट करते हैं। और तीसरी चीज कि ये जो भी सॉल्यूशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोई सॉल्यूशन तो चाहिए होगा, तो जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस की भी बात करते हैं। तो इस चैप्टर को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी मैं क्या करूंगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं यहाँ पे। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चीज़ें वो देखेंगे। और उस जो ये कन्वर्जन है, ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, शॉर्ट में ECC। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम यही पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, इसका उल्टा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और सेकेंड होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और थर्ड पार्ट में जो भी सॉल्यूशन है, जिस भी सॉल्यूशन की हम बात करें, तो उसकी कंडक्टेंस, ठीक है, कैसे कैसे फैक्टर पर डिपेंड करेगी, क्या क्या उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, थर्ड पार्ट में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और उसे वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना, कई जगह बुक्स में या कई जगह डायरेक्ट सिर्फ गैल्वेनिक सेल लिखा होता है या कई जगह सिर्फ वोल्टिक सेल लिखा होता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नेम से दिया गया है जिन्होंने इन सेल्स को बनाया। तो वोल्टिक सेल बोलो, गैल्वेनिक सेल बोलो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, ठीक है, तीनों एक ही बात है, एक ही चीज को बता रही है। अब आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है उसको समझने से पहले ये कैसी चीजें हमें ऑब्जर्व हुई और कैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इसको समझा, वो देख लेते पहले। तो यहां पर एक मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखा है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, और हमें पता है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, और वो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, कॉपर +2 आयन की वजह से। तो कॉपर +2 आयन ब्लू कलर देता है, इसलिए सॉल्यूशन का कलर भी कैसा होता है, ब्लू। इसमें मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया ताकि मुझे इनिशियली पता हो कि कितना इसका टेम्परेचर है। इसमें एक रॉड मैंने डिप कर दी है, लेकिन वो रॉड किसकी है, जिंक की। ठीक है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है लेकिन रॉड किसकी है, जिंक की है। अब जैसे ही इस सॉल्यूशन मैंने लिया, उसमें थर्मामीटर लगा, जैसे ही उसमें मैंने जिंक की रॉड प्लेस करी, तो ये तो है इनिशियल सेटअप। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए, पहला चेंजेस तो ये हुआ कि जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो थर्मामीटर में मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो पहले कुछ टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया रूम टेम्परेचर ही था, तो रूम टेम्परेचर से कुछ ना कुछ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो मुझे कहाँ से ऑब्जर्व हुआ, थर्मामीटर से।
तो वहाँ से मुझे पता लग गया टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, मतलब जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था, फेड होने लग गया था। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि जिंक रॉड डिप्लीट, ठीक है, यानी जो जिंक रॉड थी, यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरीके से कट करके बनाया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या गायब हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, इस जिंक रॉड धीरे धीरे खत्म होने लगी, गलने लगी सॉल्यूशन के अंदर। और नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था कि रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है, इधर बॉटम में तुम देखोगे तो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट करा, तो ये रेड कलर क्या है, एक पीपीटी प्रिसिपिटेट बनने लगा है, किसका, रेडिश ब्राउन कलर का। नहीं तो ये तो हुई ऑब्जर्वेशंस वाली बात, चार ऑब्जर्वेशन मिले। एक पहला टेम्परेचर बढ़ने लगा, दूसरा जो कलर का सॉल्यूशन का जो कलर था ब्लू कलर वो धीरे धीरे फेड होने लगा, ठीक है, तीसरा जो जिंक रॉड हमने इसमें डाली थी वो धीरे धीरे गलने लगी, गायब होने लगी, डिप्लीट होने लगी, और नेक्स्ट बॉटम में हमें रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखा। तो ये तो बात हुई कि जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिले एक्सपेरिमेंट से। अब इससे क्या कंक्लूजन मिला वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हमने क्या देखा है कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जो जिंक रॉड हमने प्लेस करी थी, ठीक है, जो जिंक रॉड हमने प्लेस करी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगा, उसका वेट कम होने लगा, वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगी, गलने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जिंक रॉड हमने प्लेस करी है, ठीक है, तो इसके ऑब्जर्वेशन के सामने मैं क्या लिखता जा रहा हूँ, उसके कंक्लूजन लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम रिलेट कर सके चीज़ों को। तो कंक्लूजन जो मैंने फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट कंक्लूजन है कि क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी जिंक जो सॉलिड थी रॉड वो क्या करा, जिंक +2 एक्वस में कन्वर्ट होगी, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन जो 11th क्लास में चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा है। यहाँ पे जिंक अपने नॉर्मल सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, 0। यहाँ जिंक के ऊपर +2 आ गया, तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे, तो जिंक रॉड में से जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जिंक रॉड का जो वेट डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा था, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो क्या होने लगा था, फेड होने लगा था। वो इसलिए होने लगा क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो हमारे पास सॉल्यूशन के फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर +2 आयन के फॉर्म में था, वो कॉपर +2 आयन, ठीक है, जो सॉल्यूशन में था, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज करे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉल्यूशन में से कॉपर +2 ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और कॉपर सॉलिड बना लिया उसने, ठीक है। और उसने क्या करा, कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में था उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज करे थे वो गेन करे और उसने कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कॉपर +2 से कहाँ चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि कॉपर जो सॉल्यूशन का कलर था ब्लू कलर, वो किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से, कॉपर +2 आयन की वजह से। और कॉपर +2 आयन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए इस ब्लू कलर था जो सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे से क्या होने लगा, फेड होने लगा, हल्का होने लगा, क्योंकि कॉपर +2 आयन क्या होने लगे, उसमें से खत्म होने लगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास था, रेडिश ब्राउन पीपीटी डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ कंटेनर। रेडिश ब्राउन जो पीपीटी बन रहा है हमें कंटेनर के बॉटम में, वो किस वजह से था, वो इसी वजह से था, ठीक है। सेम रीजन वही है वैसे, क्योंकि कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में था वो रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और कॉपर सॉलिड का जो कलर है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो वो जो हमें बॉटम में दिख रहा था वो क्या था, कॉपर सॉलिड ही था। यानी तो यहाँ पर लिखा भी है, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ कॉपर सॉलिड डिपॉजिटेड एट बॉटम। जो कॉपर सॉलिड हमारा बना है वो कॉपर सॉलिड क्या होने लगा,
नीचे डिपॉजिट होने लगा और उसी का कलर क्या हुआ, रेडिश ब्राउन। और लास्ट ऑब्जर्वेशन था हीट रिलीज ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। मैंने बोला कि थर्मामीटर का, ठीक है, एक पहला ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे थे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, थर्मामीटर में हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगी, इसी वजह से बढ़ रहा होगा। तो ये हीट रिलीज क्यों हुई? ये हीट रिलीज इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हुई। डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिंक सॉलिड की रॉड हमने जो ली है वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक +2 एक्वस में कन्वर्ट हुई और कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में था वो रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो ये कहलाती है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये किसी तीसरे मीडियम के थ्रू नहीं, अपने आप, क्योंकि सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का था और जिंक इसमें क्या डाल दी हमने, रॉड डाल दी। तो दोनों का क्या एक तरह डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ और डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि कई बच्चे बार बार यही पूछते हैं कि सर अकेला कंटेनर लिया आपने, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, जिंक रॉड डाल दिया, तो जिंक रॉड अपने आप ही खत्म होने लगी। क्योंकि ये उसका नेचर है। जिंक रॉड को जब भी कॉपर सल्फेट में डालोगे वो अपने आप ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर सल्फेट जो है उसमें कॉपर +2 वो अपने आप रिड्यूस होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स में। जो प्रोसेस अपने आप होती है एक इनिशिएशन देने पर होते। तो यहाँ कुछ नहीं कर रहा हमने, तो सिंपल से क्या करा, सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, उसमें जिंक की रॉड डिप करी और ये सब प्रोसेस अपने आप शुरू हुआ। हमने कोई कुछ इसमें इनिशिएशन भी नहीं दिया इवन। आ रही बात समझ में? तो ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने की वजह से उसमें क्या होता है, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर रेज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है तभी तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है। अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती तो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई अभी क्या हो रही है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, हीट के फॉर्म में निकल के बेकार हो जा रही है, वो हमारे कोई काम नहीं आ रही। तो इसी जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, मतलब इस प्रोसेस से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको मुझे क्या करना है, यूटिलाइज करना है। और इसको यूटिलाइज करने के लिए एक सिस्टम प्रिपेयर किया गया जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब कैसे इसको यूटिलाइज किया, कैसे उसको अरेंजमेंट किया गया, वही हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इसमें लिखिए। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा, ड्यू टू डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन दैट अकर इन वन कंटेनर सम हीट इज रिलीज्ड। टू यूटिलाइज दिस हीट, ठीक है, तो फिर लिखा है इसमें, टू यूटिलाइज दिस हीट इन यूजफुल एनर्जी the redox reaction carry out in two different containers and the released electron must move through a conducting wire which results corresponding current is produced। ठीक है, अब यहां पर एक ही कंटेनर में हो रही है रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है एक ही कंटेनर में हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि एक कंटेनर में ना हो, दो अलग अलग कंटेनर में हो। जब दो अलग अलग कंटेनर में रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में हमें पता है जो फाइनल रिएक्शन हमने लिखी, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हाफ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ रिडॉक्स जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। तो ये हाफ ऑक्सीडेशन वाली रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडक्शन वाली। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का इन दोनों के अंदर एक्सचेंज जो हो रहा है वो डायरेक्टली एक ही कंटेनर में हो जा रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट एक किस, जैसे इसने रिलीज करा और इसने डायरेक्ट इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। ये डायरेक्ट इनका बीच में कॉन्टेक्ट ना हो, डायरेक्ट गेन और रिलीज ना हो, एक मीडियम के थ्रू हो, ताकि उस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा उसको हम यूटिलाइज करें। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही हमें पता है क्या होता है, करंट होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी मूव करेगा, किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वही तो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को एक वायर के थ्रू मूव कराएंगे ताकि उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाए, करंट मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। तो वही लिखे कि दो अलग अलग कंटेनर में हम रिडॉक्स रिएक्शन को करवाएंगे और जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है वो एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू मूव कराएंगे ताकि हमें करस्पॉन्डिंग क्या मिले, करंट या इलेक्ट्रिसिटी हमसे मिल जाए। अब ये कैसे होगा और किस तरीके से इसमें करंट जनरेट होगा और क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, यही अब हमें आगे समझना है।
तो इसको एक बार कॉपी कर ले जल्दी से। और अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो चीज़ एक साथ बता रहा हूँ, उसका कंस्ट्रक्शन भी और उसकी वर्किंग भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग यही रहेगी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको एक बार कॉपी कर ले जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखी है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब इसकी जो वर्किंग या कंस्ट्रक्शन है वो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझ में आए, तो उसके लिए पहले एक रफली मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी फेयरली में मैंने बना रखा है तो उसको बाद में आप कॉपी कर लेना। तो इसको वन बाय वन समझते ताकि हमें इसकी वर्किंग भी साथ के साथ समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, दो कंटेनर ले रखे। एक कंटेनर है लेफ्ट साइड में, इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का सॉल्यूशन है ये। और ये जो रॉड है ये किसकी है, जिंक की रॉड है इसके अंदर। इसी तरीके से एक कंटेनर मैंने लिया दूसरा, उसमें कॉपर की रॉड ले ली और कॉपर सल्फेट का ही मैंने क्या बना लिया, उसमें सॉल्यूशन बना लिया। अब देखो जिंक की रॉड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जिंक की टेंडेंसी है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये अपने आप होगा, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जिंक की टेंडेंसी क्या है कि जिंक जो इस रॉड के अंदर है, जिंक इस जो रॉड के अंदर है वो जिंक+2 आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जा रहा है। और यहाँ से +2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक जो सॉलिड था रॉड के अंदर वो किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक+2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करे, लूज करे। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के अंदर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक+2 सॉल्यूशन के अंदर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रॉड के अंदर चले गए। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ऐसा हुआ, हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी कुछ नहीं दी, सेम वही बात है, कंटेनर लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और जिंक रॉड उसमें मैंने डिप कर दी, ये अपने आप हुआ है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें पता है इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर +2 आयन भी होगा और कौन सा, सल्फेट -2, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो ऐसे कॉपर +2 जो आयन इस सॉल्यूशन के अंदर है वो अपने आप, कॉपर+2 जो सॉल्यूशन के अंदर था वो कॉपर+2 सॉल्यूशन में से क्या करा, रॉड में से उसने क्या लिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। आ रही मेरी बात समझ में, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है नहीं। अब कॉपर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस पे डिपॉजिट हो रहा है, जबकि यहाँ से रॉड में से जिंक का एक एटम निकल रहा है और उसमें आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है, ये आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, वो कैसे है, ये क्या उसका मीनिंग वो आगे समझेंगे। लेकिन ये अभी समझना है, ये हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, किस वे में करेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई, इसमें बाहर से एक्सटर्नल कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हुई, इस वाले कंटेनर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस वाले कंटेनर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है अलग अलग कंटेनर में जो हम चाह रहे थे। अब क्या हुआ, अब समझना इसको आगे। जैसे ही सॉल्यूशन में अब कितने इसके आयन बनेंगे उसकी भी एक लिमिट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे जिंक+2 ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे जिंक+2 आगे होंगे सॉल्यूशन के अंदर, ये तो एक बताया, ऐसे बहुत सारे जिंक+2 सॉल्यूशन के अंदर आगे होंगे और उतने ही यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, दो, हर एक आयन के एक एटम के आयन में कन्वर्ट होने पर हर बार 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जैसे एक आयन बनेगा इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस रॉड के अंदर तो पूरे के अंदर क्या आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन, और इस रॉड के बाहर सॉल्यूशन में क्या हो गया होगा, पॉजिटिव आयन आया होगा। अब हम चाह रहे हैं कि क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ और यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा होगा। कैसे कि अब सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या था, कॉपर+2 सल्फेट -2, पहले जितने कैटायन है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है +2 उतना ही नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, इसके ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या होगा कि कॉपर+2 यहाँ पर एक्सटर्नल डिपॉजिट हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, जिंक-2 के आने से ये डिप्लेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये रॉड तो गलने लगेगी और ये रॉड जो होगी कॉपर वाली ये मोटी होती जाएगी, इसमें इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी।
और जब इसमें कॉपर +2 चला जाएगा तो बाहर पहले मान लो इसमें 10 कॉपर सल्फेट के हमारे पास मॉलिक्यूल थे, तो 4 डिपॉजिट हो गए। तो अब क्या हुआ कि 4 तो क्या बचे मेरे पास कॉपर +2 और 10 क्या बचे सल्फेट -2। तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। और क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से मिल रहे, इसको इस रॉड से मिल रहे इलेक्ट्रॉन, तो ये खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी रॉड। ठीक है, तो रॉड तो इसमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी ही को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और बाहर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसमें उल्टा है, यहाँ पे रॉड पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव आयन आया, तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब हमने क्या करा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको यूटिलाइज करने के लिए मैंने इस रॉड को एक वायर से कनेक्ट करा। ठीक है, इस रॉड को एक वायर से कनेक्ट करा और बीच में कुछ भी सोर्स लगा दिया, लाइक मैंने बल्ब लगा दिया इसमें, या वोल्टमीटर लगा दो ऑब्जर्व करने के लिए, या क्या करो कोई भी आप स्टोरेज वाली लगा दो जिससे हमारा करंट स्टोर हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट उसके हमेशा क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर बहुत सारे हो गए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हर चीज़ हमें पता है, हर चीज़ नेचर के अंदर ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक है, और हर बार बताता हूँ एक्सेप्ट मनी, जो हम क्या करते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस रॉड में बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस दूसरी रोड की तरफ अपने आप मूव करेगा। ये भी हमने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस मैंने तो क्या करा, एक वायर लिया और दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया, यानी उसके बाद ये अपने आप हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोल देते हैं, करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बना, एक सेल बन गया। यानी अब हो क्या रहा है, क्या ये अपने आप चलता रहेगा प्रोसेस। देखो अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर देखना पॉजिटिव जिंक +2, इसको मैं सिर्फ पॉजिटिव के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इस तरीके से पॉजिटिव आयंस इकट्ठे होते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, और इस सॉल्यूशन में अभी मैंने बताया था क्या, नेगेटिव आयन, सल्फेट के नेगेटिव आयन क्या होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, होते रहेंगे। तो अब ये जो सॉल्यूशन है ये तो पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है ये नेगेटिवली चार्ज बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि यहाँ से मूव क्या कर रहा है, इस रॉड में से क्या कर रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जिंक +2 के कन्वर्ट होने से 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड में आ रहे हैं, वही तो मूव कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और सॉल्यूशन के अंदर कैसा इकट्ठा होता है चार्ज, पॉजिटिव। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बाहर इकट्ठा हो रहा है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में फ्लो करवाना है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक टाइम बाद आ जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन में ये इस इलेक्ट्रॉन को इस वायर के थ्रू इजिली मूव नहीं करने देगा। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के, तो अपोजिट नेचर वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पॉजिटिव आयंस है सॉल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देंगे, हिंड्रेंस करेंगे, और एक टाइम बाद ये प्रोसेस जो चल रहा होगा वो रुक जाएगा, और ये रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो हमें करंट मिलना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब क्या करें, सेल हमारा खराब हो गया, या इसको फेंक दे, बिल्कुल नहीं। इस प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या कि मैं कह रहा हूँ कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा ऐसा देखो, इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में अब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया इसमें, और यहाँ से हमें मिल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज है और बाहर सॉल्यूशन में भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जाने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन को, ये सॉल्यूशन को, ये अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला सॉल्यूशन उस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा, क्योंकि ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो दोनों ही कंडीशन अनफेवरेबल हो गई कि यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है गलती से उसको ये आने नहीं दे रहा है। नहीं, तो ये तो वही कह रहा है जाने नहीं देंगे और ये आने नहीं देंगे। अब देखो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। अगर मैं क्या करूं, जो दोनों सॉल्यूशन है जिसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया या चार्ज हो गया वो सॉल्यूशन, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया सॉल्यूशन, और ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। भाई इसमें क्या था, इस सॉल्यूशन में भी ऐसा नहीं, इसमें भी क्या था, जिंक +2, ठीक है, जिंक +2 और सल्फेट -2 था पहले से, लेकिन ये जिंक +2 कहाँ से आ रहा है, इस रॉड में से एक्सेस में आता जा रहा है। तो ये तो पहले बैलेंस थे चार्ज वाइज, लेकिन अब एक्सेस में आया तो ये पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया, जबकि यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले बैलेंस था, लेकिन सॉल्यूशन में से ये जो डिपॉजिट हो रहा उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो गई, तो नेगेटिव उसके रेस्पेक्ट में अपना आप बढ़ गया।
ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके धीरे धीरे बता रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमें करना क्या अल्टीमेटली, इस सॉल्यूशन में जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ उसको अगर मैं हटा दूँ, कम कर दूँ या न्यूट्रलाइज कर दूँ तो वापस से इलेक्ट्रॉन का फ्लो मूव करने लगेगा। इसमें जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, उसको मैं कम कर दूँ या न्यूट्रलाइज कर दूँ तो यहाँ पर उसका जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन का, उसके साथ वो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ईजी हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है, इसको दूर करने के लिए मैंने क्या करा, एक इस तरीके का एक सिस्टम लिया। इस सिस्टम में मैंने क्या करा, एक तरीके से ये ट्यूब ले लिया और इस ट्यूब को क्या करा, उसके दोनों एंड, एक एंड इस साइड इस वाले सॉल्यूशन में और एक एंड इस वाले सॉल्यूशन के अंदर मैंने डिप कर दिया। अब क्योंकि मुझे पॉजिटिव चार्ज को कम करना है तो कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज को कम करना है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि मुझे दो अपोजिट चार्जेस चाहिए होंगे जो दोनों सॉल्यूशन को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसके लिए ये जो सिस्टम होता, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉल्ट ले लिया K+ और Cl-। क्या लिया मैंने, K+ और Cl-। तो ये जो सॉल्ट है, एक कैटायन है और उसमें एक एनायन है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या करा, KCl भर दिया है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर क्या करा मैंने, KCl भर दिया। तो KCl भरने से अब क्या होगा कि अब मैं चाहता हूं कि इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो अगर ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो मुझे कौन सा आयन चाहिए होगा, नेगेटिव। तो इसके अंदर जो KCl जो भरा उसमें से नेगेटिव, मतलब इधर पॉजिटिव है तो मूव कौन करेगा, Cl- लेफ्ट साइड वाले बीकर में या कंटेनर में मूव करेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर कौन मूव करेगा, K+, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन मूव करेगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में आएगा, वो एक्सेस में जो Zn+2 है, ठीक है, तो एक्सेस में जो Zn+2 है और यहाँ से 2 Cl- के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, और जो एक्सेस में पॉजिटिव आयन है उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पर जब K+ आएगा तो K+ क्या करेगा, 2 K+, इसमें क्या है, सल्फेट आयन जो अब एक्सेस में हो जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको K2SO4 में कन्वर्ट कर देगा और ये इसको क्या कर देगा, फिर से न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज को। तो इस तरीके से हमने क्या करा, फिर से इस सॉल्यूशन को क्या करा, न्यूट्रलाइज करा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, इजी होने लगा, और ये सेल हमारे वापस वर्किंग कंडीशन में आ गए। ये जो ट्यूब हमने लगाई है इन्वर्टेड फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये एक ब्रिज की तरह से काम कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज की खासियत क्या है, बस ध्यान अब ये रखना, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये तो पता लग गया। पहला काम तो क्या है कि सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है दोनों, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी हो जाएगा तो हमारा सेल प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। अब क्या KCl इसको ऐसे ही रख देते हैं इसके अंदर, नहीं, जो KCl इसके अंदर होता है एक पेस्ट के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं अगर अगर पेस्ट, ठीक है, AgAr। तो अगर अगर पेस्ट होता है वो थोड़ा सा कैसे जेली टाइप का होता है पेस्ट, उसके अंदर KCl सॉल्ट को डाला जाता है। क्योंकि हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप इसके अंदर क्लोरीन माइनस अपना आप गिरता जाए, ठीक है, और अपना आप इसमें पोटेशियम आयन, जितनी ज़रूरत होगी उतना ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो इस क्लोरीन माइन को अट्रैक्ट कर लेगा और इधर इसी तरीके से अट्रैक्ट करेगा। तो बिल्कुल फ्रीली फॉल ना हो इसलिए उसको क्या रखते हैं, अगर अगर पेस्ट में रखते हैं। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये फाइनल सेल का कंस्ट्रक्शन भी मैंने समझा दिया और साथ के साथ क्या बता दी, वर्किंग बता दी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें ये क्या कर रहा है, इसके सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सर्किट को कंप्लीट कैसे कर रहा है, ये तो कहला रहा है आउटर सर्किट, जिसमें रॉड दूसरे रॉड से कनेक्टेड है और वायर से कनेक्टेड। तो आउटर सर्किट में तो क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और ये कहला रहा है इनर सर्किट, जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं, आयंस। तो इस तरीके से ओवरऑल ये क्या हुआ, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। तीसरी बात, अब इसमें ऐसे क्या है कि कोई भी कैटायन, कोई भी एनायन या कोई भी क्या हम सॉल्ट ले लें इसमें, बिल्कुल नहीं। इसमें हम वही सॉल्ट यानी ऐसा सॉल्ट लेना है जिस सॉल्ट के अंदर जो कैटायन और एनायन है
उनकी जो मूव करने की टेंडेंसी या मूव करने की कैपेसिटी या उनकी जो स्पीड है फ्लो की, ठीक है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो मोबिलिटी ऑफ आयन है या उनके मूव करने की जो स्पीड है वो दोनों की क्या हो, सेम हो। सेम होने से मतलब क्या है कि जिस स्पीड से क्लोराइड आयन इसमें मूव कर रहा, उसी स्पीड से पोटेशियम आयन इस आयन सॉल्यूशन में क्या करे, मूव करे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी तो ये न्यूट्रलाइज भी साइमल्टेनियसली नहीं हो पाएंगे। अगर दोनों की स्पीड अलग अलग होगी तो न्यूट्रलाइज होने का टाइम अलग अलग होगा, तो एक सॉल्यूशन तो जल्दी न्यूट्रलाइज होएगा, दूसरा नहीं होगा, तो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना इजीली नहीं बढ़ेगा। अगर दोनों एक साथ बराबर तरीके से सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम तो नहीं, ऑलमोस्ट सेम स्पीड से ये क्या कर रहे होंगे, न्यूट्रलाइज हो रहे होंगे, तो यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ईजी होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिसीव भी ईजी होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है सॉल्ट ब्रिज में। इस तरह का सॉल्ट या इस तरह के कैटायन और एनायन हमें सेलेक्ट करने होते हैं जिनकी मोबिलिटी, ठीक है, जिनकी फ्लो ऑफ स्पीड का जो फ्लो है या स्पीड जो है, वेलोसिटी या आयंस की मूवमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। और भी कुछ बातें जो से हम आगे देखेंगे। तो पहले तो ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाता है। दो अलग अलग कंटेनर लिए जाते हैं, एक के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अभी हमने बात करी थी, इसको अलग अलग कंटेनर में करवाया जाता है और थ्रू वायर उनको कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन मूव करे और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को से हम क्या निकाल लें, करंट प्रोड्यूस कर लें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। तो ये सारी बातें मैंने कर दी है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड। अब इसको क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में उसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है, सॉरी, देखो ये जो पूरा है, ये दोनों मिला के क्या है, कंप्लीट सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इधर वाला पार्ट है, जैसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो हाफ रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, तो ये जो रिएक्शन है सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, ये सिर्फ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो ये हाफ रिडॉक्स है। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, दोनों को जब कंबाइन कर देंगे इन दोनों को, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, इस दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जिंक प्लस 2 एक्वस और कॉपर सॉलिड। मतलब अल्टीमेटली ऐसे बोल दो, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे। तो जब ऐड करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन ये RHS में, ये LHS में, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये हाफ रिडॉक्स है और ये क्या है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें ये जो रॉड्स है, इनके एक नाम होते हैं, यानी इनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, इस जो इधर वाली जिंक वाली रॉड है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जबकि जो कॉपर की रोड है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड, ठीक है। तो ये तो है एनोड और ये है कैथोड। अब एनोड यहां पर कैसी होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो एनोड तो कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज हो गई। और कैथोड, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था इनिशियली, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, इनिशियली जब ये वायर कनेक्ट नहीं करे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस कॉपर प्लस 2 को दिया था तो ये कैसा हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज आ गया था। तो यहाँ पर कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो आई थिंक हमेशा से, ठीक है, आप पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई कैथोड की तरफ तो कौन, कैटायन अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और कैटायन खुद कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कैथोड कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर तो कैथोड सर आप पॉजिटिव बता रहे हो, तो ये तो गलत हो गया। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो तो, और जो सोच रहे हो और जो आपको सिखाया गया आज तक, ठीक है, उसमें आपकी गलती नहीं है। वो बच्चों को पढ़ाई ऐसा दिया जाता है कि कैटायन है, कैटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो कैटायन तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव हमेशा जो भी चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, अपोजिट की तरफ जाता है। तो कैटायन अगर पॉजिटिव है और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कैथोड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। वो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एनोड हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, या एनोड हमेशा क्या होगा, नेगेटिव हो। वापस से बोल रहा हूँ कि एनोड हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो नेगेटिव हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। कैथोड भी हमेशा पॉजिटिव वो भी ज़रूरी नहीं है, और कैथोड हमेशा नेगेटिव हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। एनोड और कैथोड नाम दिया जाता है, एनोड और कैथोड किसी भी इलेक्ट्रोड को नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। और हो क्या रहा है से मेरा मतलब है कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन का।
दो ही प्रोसेस होते हैं रिडॉक्स में। रिडॉक्स का नाम ही क्या, RED रिडक्शन, और OX से मतलब ऑक्सीडेशन, आइदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन। जहां पर भी जिस भी रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता उस रॉड को हम क्या बोलते हैं, एनोड। फिर से सुन लेना, एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करोगे कहीं पे भी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से कभी भी एनोड या कैथोड डिसाइड नहीं किया जाता है। ये मिसकंसेप्शन है जो 10 तक की क्लास के बच्चों को कन्फ्यूजन में रहता है और क्लियर नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और कोई डाउट ना रहे। तो एनोड हमेशा, ठीक है, एनोड हमेशा वही होगा, वही रॉड एनोड कहलाएगी जिसमें क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। कैथोड वही रॉड कहलाएगी जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा जिस रॉड पे। एनोड या कैथोड कभी भी चार्ज देख के, ठीक है, उनके सिंबल देख के नहीं डिसाइड किया जाता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको मैं एनोड बोलूंगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इसको कैथोड बोलूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो, सिर्फ रट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और उसमें आगे जाके परेशान हो गए। जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड बोलेंगे, जिस रॉड पे रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। और जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि कैथोड तो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो सेल अलग होता है। ये जो हम सेल पढ़ रहे हैं ये कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। जो तुम पढ़ते आ रहे हो हमेशा से वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो मैंने अभी बताया भी था इंट्रोडक्शन में, वो सेकंड पार्ट है हमारे इस टॉपिक का। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उस केस में जब हमारा एनोड होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कैथोड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आज तक जो तुम पढ़ते आए हो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते आए है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इतना तुमने डिटेल में नहीं पढ़ा है। इसलिए दिमाग में बैठ जाता है कि कैथोड है तो नेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो पॉजिटिव होता है। तो अब चाहो तो आप रट लो या समझ लो, आपकी इच्छा है, मैंने बता दिया है। क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाऊंगा तब वापस से ये चीज़ मैं डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि उसको मैंने कैथोड इसलिए बोला है क्योंकि कैथोड का एक ही कंडीशन है, वहाँ क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। और वहाँ पे मैं उस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को मैं एनोड इसलिए बोलूँगा क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। बस कंडीशन यही होती है, एनोड और कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन से डिसाइड होता है, ना कि उनकी चार्ज से कि उसमें नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आई थिंक बहुत मैंने इसमें टाइम लिया है तो ये क्लियर हुआ होगा, याद रहेगा, समझ में आएगा। तो ये एनोड है हमारा क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये कैथोड है क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसको इस तरीके से भी बोल से ये कहलाता है एनोड, और हाफ रिएक्शन हो रही थी इसको क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल। और ये क्या कहलाता है, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है, और ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाती है, सेल रिएक्शन कहलाती है। इसको एनोड हाफ सेल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है, और ये कंप्लीट दोनों हाफ सेल को कंबाइन कर देंगे तो कंप्लीट क्या कहलाएगी, ये सेल रिएक्शन कहलाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई तो उनको याद रखने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात है कि एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया, ये एक स्टैंडर्ड तरीका क्या हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे दे रखा है और हम सिस्टम भी ऐसे मानते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसमें दो कंटेनर तो होंगे अलग अलग। तो एक लेफ्ट कंटेनर भी बोला जाता है, इसको राइट कंटेनर भी बोला जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट कंटेनर तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट। ठीक है, और लेफ्ट कंटेनर में हमेशा हम मान के चलते क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ से ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, हमेशा एनोड पे। और एनोड हमें यहाँ कैसे दिख रही है, नेगेटिव। आई मेरी बात समझ में, क्या लिखा है मैंने, कुछ लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा। मैंने बोला ठीक है, नोमेनक्लेचर मान लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूपीएससी नोमेनक्लेचर। जनरली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट के अंदर ही ऑक्सीडेशन कराते हैं और राइट में हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो वही लिखा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा तो वो एनोड बन जाएगी, और एनोड इस केस में यहाँ क्या होती है, नेगेटिव, बस। और ये क्या बन गया हमारा, LOAN, लोन। ठीक है, जो सब लोग लेते हैं लेकिन देते नहीं है। ठीक है, तो ये जो लोन है इससे शॉर्ट ट्रिक में आप ध्यान रख सकते हो, किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। ठीक है, वैसे मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी किसी को याद रखने में दिक्कत हो तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। लोन याद रखो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ठीक है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, आर से यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका ऐसे बस इसको याद रखना है, इसका अपोजिट कर देना। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, एनोड है तो ये कैथोड हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। अब ये तो मैंने रफली एक तरीके से बेसिक से स्टार्ट करा था, कंस्ट्रक्शन विथ वर्किंग, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसको फेयरली भी मैंने लिखा है, ठीक है। तो उसको एक नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फेयर मैंने डायग्राम बना रखा है। सेम वही चीज़ें है, जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ से जिंक +2 सॉल्यूशन में आ रहा है। कॉपर की रॉड है, कॉपर +2 सॉल्यूशन में से कहाँ इसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड, ये कैथोड हो गई है, ये एनोड हो गई है, नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया मैंने, डायरेक्शन यही रहेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, और यहाँ पे कोई भी हम बीच में कोई भी सोर्स लगा सकते हैं जिसकी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसमें भाई KCl सॉल्ट लिया मैंने, तो क्योंकि +2 आयन इसमें एक्सेस में होंगे तो यहाँ नेगेटिव आयन मूव करेगा, और यहाँ पर नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे सल्फेट के, इसलिए यहाँ पे प्लस आयन मूव करेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान रखें बोर्ड पर्पज से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वही लिखा मैंने, एनोड हाफ सेल लेफ्ट साइड में और ये कैथोड हाफ सेल। और जो मैं अभी बता रहा था कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। और ये एनोड हाफ सेल की रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक सॉलिड जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहाँ कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन बन जाएगी। तो ये कंबाइन सेल रिएक्शन है। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले। और सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ पॉइंट मैंने वहाँ पे समझा दिए थे, वो मैंने लिखे हुए, एक बार उनको जल्दी से हम देखेंगे और कुछ 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी उसमें कवर कर लेंगे। तो अब आ जाओ सॉल्ट ब्रिज पे। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, salt bridge is a inverted U-shaped tube which contains an inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl, etc. in agar-agar powder that is in semi permeable state, ठीक है, जेली टाइप बोल सकते हो आप, so that ions can move easily, ठीक है। तो ये KCl, KNO3, NH4Cl ये ऐसे सॉल्ट है जो हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इनर्ट बोला है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे, जो हमने एक्वस सॉल्यूशन जो ले रखा है कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट का उसके साथ रिएक्ट ना करे, जो हमने इलेक्ट्रोड्स ले रखे जिंक या कॉपर उनके साथ भी ये रिएक्ट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंप्लीट द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया था आउटर सर्किट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कंप्लीट होता है, और इनर सर्किट किसके, आयंस के फ्लो से कंप्लीट होता है, जो कि किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होता है। फिर इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन, ठीक है। जो दोनों सॉल्यूशन है उनको इलेक्ट्रिकली कैसे रखता है, ये न्यूट्रल रखता है। फिर नेक्स्ट में लिखा है आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है, जो मैं बता रहा था कि पर यूनिट टाइम के अंदर किसी भी आयन का एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने कोई भी ले लो, ठीक है, 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर जो भी आयन की फ्लो करने की स्पीड होती है वो उसकी क्या कहलाती है, आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए मूवमेंट ऑफ आयन इन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज आयोनिक मोबिलिटी। तो ionic mobility of the cation and anion should be same so that both half cell solution neutralizes simultaneously, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया कि दोनों की स्पीड, मूवमेंट की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सॉल्यूशन दोनों एक साथ। फिर अगर हम बात करें अमंग कैटाइंस, ठीक है, अगर हम जितने भी हमारे पास कैटाइंस हैं उनमें बात करें तो जो H+ है, ठीक है, H+ आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, हैज़ हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है। तो सबसे फास्ट स्पीड किसकी होती है, H+ आयन की होती है। एंड अमंग एनायंस OH- आयन हैज़ आयोनिक मोबिलिटी इज हाईएस्ट। जो OH- है उसके, यानी सिंपल सी बात है, H2 में एक H+ होता है, OH- होता है। तो अगर सब कैटाइन में अगर हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन से कैटाइन की, ठीक है, ऑप्शन दे देगा 4-5 और पूछेगा कौन से कैटाइन की आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो H+ है। और कौन से एनायन की होती है तो वो OH- हाइड्रोक्साइड आयन है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बात मैं बता ही चुका हूँ। इनर्ट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड के साथ या उसके इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो भी वहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा उसके साथ कोई रिएक्शन ना करे। ठीक है, अदरवाइज जो हम रिजल्ट चाह रहे हो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऐसा ले लिया कि फॉर एग्जांपल अगर हमने, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैंने पोटेशियम उसमें ऐड करा, तो पोटेशियम ऐड होने पे वो क्या बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट बना रहा है राइट्स वाले बीकर में। तो K2SO4 क्या रहेगा, तो आयोनिक फॉर्म में रहेगा, तो सॉल्यूशन में डिजोल्व भी रहेगा। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की जो कमी हो रही थी वो हमने पॉजिटिव ऐड करके बढ़ा दी, लेकिन रहेगा कैसा, डिजोल्व। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ उसमें डाल दिया कि वो पीपीटी बना ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ डाल दिया मैंने, सिल्वर डाल दिया, ठीक है, तो AgCl क्या कर ले, मान लो सिल्वर की रॉड है और उसमें क्लोराइड आयन हमने सॉल्ट ब्रिज से ऐड करा, तो AgCl क्या कर लेगा, उसके साथ पीपीटी बना लेगा और नीचे सेटल डाउन होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की हम जो बात कर रहे थे वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा नहीं। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि ना तो इलेक्ट्रोड के साथ ना इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करके कोई प्रेसिपिटेट ना बना ले। अगर प्रेसिपिटेट बना लेगा तो फिर वो हमारे लिए कोई काम का नहीं बचेगा। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसमें, आउटर सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने कंप्लीट पढ़ा है इसके अंदर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, इसमें सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो हम पोटेंशियल डिफरेंस और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। थैंक यू।